गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वर्गीकरण का आधार यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस प्रकार से हम एकत्रित सूचनाओं को यानी कि हम अनुसंधान में जो भी सूचना एकत्रित कर रहे थे उन सभी सूचनाओं को किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, वर्गीकरण का आधार क्या हो, इसे हम विस्तृत चर्चा के द्वारा देखेंगे। पहले आप देखें कि हमारे वर्गीकरण के आधार 4 प्रकार के होंगे, यानी एकत्रित सूचनाओं को 4 प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है भौगोलिक आधार या जोग्राफिकल बेसिस पर। दूसरा होगा समयानुसार या क्रोनोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड वन इज़ क्वालिटेटिव या गुणात्मक वर्गीकरण। बच्चों, गुणात्मक वर्गीकरण 2 प्रकार का हो सकता है, सिंपल क्लासिफिकेशन या इसे आप साधारण वर्गीकरण भी कह सकते हैं, और दूसरा हो सकता है बहुगुणी। नाउ द फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या मात्रात्मक या संख्यात्मक क्लासिफिकेशन इसे हम कह सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भौगोलिक वर्गीकरण किस प्रकार का हो सकता है। यदि हम विभिन्न सूचनाओं को अलग अलग स्थानों के आधार पर या भौगोलिक भिन्नता या स्थिति के आधार पर क्लासिफाई करें, यानी कि इस प्रकार का वर्गीकरण आंकड़ों की स्थिति या भौगोलिक भिन्नता के आधार पर किया जाता है। जैसे कि भारत में अलग अलग स्थानों पर साइकिल के कारखाने या फर्म की संख्या का निम्नलिखित विधि के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। आप टेबल द्वारा देख सकते हैं। सन 2018 में विभिन्न स्थानों पर कारखानों की संख्या दर्शाई जा रही है। नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाईसाइकिल्स इन 2018 अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, यानी कि जो बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है, दीज आर पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। तो पंजाब में कारखानों की संख्या कितनी है? 30। हरियाणा में कारखानों की संख्या कितनी है? 20। उत्तर प्रदेश में कारखानों की संख्या कितनी है? 25। यानी कि हमने डिफरेंट लोकेशंस में कितनी फर्म्स कार्य कर रही है, कितनी फर्म्स बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, इसे दर्शाने की कोशिश की है। ये जो आपको टेबल दिख रही है, क्योंकि ये स्थान के आधार पर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश क्या है? स्टेट्स। तो हमने क्या किया है, स्टेट्स के आधार पर इसको वर्गीकृत किया है, आंकड़ों को दर्शाया है। इसे आप डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ फर्म्स दिखाई गई हैं और एक्स एक्सिस पर हमने लोकेशंस लिए, यानी पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। पंजाब में चूँकि 30 यानी 30 है फैक्ट्रीज़ की संख्या, तो 30 फैक्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं। तो ये जो बार डायग्राम है ये पंजाब में साइकिल बनाने वाले कारखानों की संख्या को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से हरियाणा में 20 और यूपी में 25 फर्म्स वर्क कर रही हैं, बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। एक और उदाहरण के द्वारा भी हम इसे दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शन हुए हैं, और कोई भी राज्य का हम उदाहरण ले सकते हैं। व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड बाय जोग्राफिकल रीजन्स और लोकेशंस लाइक स्टेट्स, इट मे बी अ प्रोविंसेस, विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं, सिटीज़ हो सकती हैं, कंट्रीज़ हो सकती हैं। यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहा है, जो चित्र दिख रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो ब्राउन कलर में बीजेपी की सीट्स को दर्शाया गया है, इसी प्रकार से लाइट ब्लू कलर से कांग्रेस और डार्क ब्लू कलर से बीएसपी और ब्लैक से या ग्रे से अदर्स को दिखाया गया है। यानी कि हम मैप के द्वारा भी इस प्रकार से डेटा को जोग्राफिकल बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जोग्राफिकल बेसिस के अलावा समय अनुसार भी हम आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इस समय अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म की कितनी सेल्स हैं, यानी कितनी बिक्री हो रही है,
उसके आधार पर यदि हम डेटा को प्रस्तुत करते हैं तो इसे समयानुसार वर्गीकरण कहा जाएगा। हमने फर्स्ट कॉलम लिया है टेबल का, जिसमें कि 2016, 17 और 18। तो ये क्या है, डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट वीक्स भी हो सकते हैं, डिकेड्स भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकता है। अच्छा, कुछ डेटा ऐसे हो सकते हैं जो पर आवर भी हो सकते हैं, यानी कि हम यदि समय के अनुसार उसे दर्शाते हैं आंकड़ों को तो उसे समयानुसार वर्गीकरण कहा जाएगा। 2016, 17 और 18 में किसी फर्म की बिक्री को दर्शाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे 2016 में फर्म ने कितनी बिक्री की थी, 80 लैक्स, 2017 में 90 और 2018 में 95 लैक्स की सेल्स हुई हैं उनकी। तो इस प्रकार से हम डेटा को यदि समय के अनुसार दर्शाना चाहें, एक और उदाहरण से हम देखेंगे। पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बताई गई है फ्रॉम 1941 टू 1991। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम ईयर्स के लिए है और थर्ड कॉलम जनसंख्या को दर्शाया गया है करोड़ में। 1941 में जनसंख्या कितनी थी, 31.87 करोड़, 1951 में 36.11, इसी प्रकार से 1981 में ये बढ़कर 68.33 हो गई। यानी कि हमने भारत की जनसंख्या को जो विभिन्न दशकों में दर्शाया है, 41 का दशक, 51 का दशक, 61, 71 और 81 है। ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो ये था आंकड़ों का समयानुसार वर्गीकरण। अब हम देखेंगे आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। बच्चों, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होगा? यदि हम अपने अनुसंधान में जो भी सूचना एकत्रित कर रहे हैं, जो तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं, आंकड़ों को उनकी विशेषताओं या गुणों के आधार पर, जैसे धर्म, व्यवसाय, जनसंख्या के बौद्धिक स्तर, बच्चों बौद्धिक स्तर को हम कई बार IQ भी बोलते हैं, कि आदि के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाएगा। ये वर्गीकरण दो प्रकार के होंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साधारण वर्गीकरण, सिंपल क्लासिफिकेशन, और बहुगुणी वर्गीकरण या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये साधारण वर्गीकरण क्या होगा? साधारण वर्गीकरण में आप देख सकते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, इसे द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आंकड़ों को किसी विशेष गुण के होने या न होने के आधार पर बांटा जाता है। फिर से ध्यान दें, इस प्रकार के साधारण वर्गीकरण में आंकड़ों को किसी विशेष गुण के होने या न होने के आधार पर बांटा जाता है, जैसे पुरुष स्त्री, यानी कि हम जेंडर क्लासिफिकेशन करें, या स्वस्थ और अस्वस्थ, शिक्षित और अशिक्षित। ये क्या हो गया कि या तो वो शिक्षित है या अशिक्षित है, यानी कि किसी एक विशेष गुण की उपस्थिति है या नहीं है। तो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विथ वन कैरेक्टरिस्टिक, हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसको दर्शाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जेंडर बेसिस क्लासिफिकेशन है, या तो बॉय है या गर्ल। इसी प्रकार से यदि हम एजुकेशन को लें तो लिटरेट, इलिटरेट। इसी प्रकार से हम स्वास्थ्यता के आधार पर देखें तो स्वस्थ व्यक्ति या अस्वस्थ व्यक्ति। इसे केवल एक ही विशेषता के आधार पर जब हम इसे मापते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? सिंपल क्लासिफिकेशन, यानी कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, कोई एक विशेषता या तो मौजूद है या यानी उपस्थित है या अनुपस्थित है। चलिए, अब हम देखेंगे, ये भी मात्रात्मक है, सॉरी, ये गुणात्मक वर्गीकरण होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण, जिसे हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। बहुगुणी वर्गीकरण, इस प्रकार के वर्गीकरण में एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके फलस्वरूप दो से अधिक वर्ग बनते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा क्लासेस बनेगी। उदाहरण के लिए, काम के आधार पर एक फर्म के मजदूरों को दो भागों में बांट सकते हैं, कुशल और अकुशल, उनमें से भी शिक्षित और अशिक्षित। पुनः हम इसको शहरी और ग्रामीण के रूप में भी बांट सकते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति
या तो वो शहरी होगा या ग्रामीण होगा, या वो शिक्षित होगा और अशिक्षित होगा, और या फिर वो कुशल और अकुशल होगा। तो एक ही व्यक्ति 3 कैटेगरी में आ सकता है। इसे हम क्या कहेंगे? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। किसी मिल के मजदूरों का वर्गीकरण दर्शाया गया है। आप ध्यान दें, पहले क्या क्लासिफिकेशन किया है? कुशल और अकुशल। फिर क्या है? कुशल, शिक्षित और अशिक्षित। कुशल, शिक्षित, ग्रामीण, कुशल, शिक्षित, शहरी। दूसरा क्लासिफिकेशन कुशल, अशिक्षित, ग्रामीण, कुशल, अशिक्षित, शहरी। आप ध्यान दीजिएगा, कुशल श्रमिक, शिक्षित, ग्रामीण, कुशल श्रमिक, शिक्षित, शहरी। इसी प्रकार से कुशल श्रमिक, अशिक्षित, ग्रामीण, कुशल, अशिक्षित, शहरी। ये था उन मजदूरों का जो कि स्किल्ड है। स्किल्ड यानी बच्चों कुशल, यानी कि जो एफिशिएंट है। दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? कुशल के साथ अकुशल। अब अकुशल है लेकिन शिक्षित हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्र से हो सकता है। इसी प्रकार से अकुशल, शिक्षित और शहरी। अकुशल श्रमिक अशिक्षित हो सकता है, अशिक्षित फिर वो ग्रामीण से भी हो सकता है या शहरी से क्षेत्र से भी हो सकता है। तो हमने 3 प्रकार की विशेषताओं को एक साथ यहाँ पर दर्शाया है। तो चूंकि एक साथ दर्शाया गया है इसलिए हमने क्या किया, यानी बहुत सारे गुणों का एक साथ वर्गीकरण किया है, इसलिए हम इसे कहेंगे बहुगुणी वर्गीकरण। चौथा आधार होगा मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। ये मात्रात्मक और संख्यात्मक वर्गीकरण क्या है कि जब हम किन्हीं डेटा को क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, यानी नंबर्स के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करें, तो इसके अंतर्गत वर्गीकरण तथ्यों के संख्या संबंधी लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इस सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांट लिया जाता है और आंकड़ों के समूह के हर वर्ग का संबंध, जैसे मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल उद्योग में वेतन या लाभ जैसी एक प्रक्रिया से है, जिन्हें भारतीय रुपयों में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एनुअल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल स्केल फर्म्स इन स्टेट्स ऑफ यूपी दर्शाया गया है। वार्षिक लाभ है, एनुअल जो भी प्रॉफिट है उसको दर्शाया जा रहा है। फर्स्ट दिया गया है 0 से 1 लाख तक, तो 0 से 1 लाख तक प्रॉफिट गेन करने वाली फर्म्स की संख्या कितनी? 5। 1 लाख से 2 लाख तक लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों की संख्या 150। इसी प्रकार से 2 लाख से 3 लाख तक का लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों की संख्या कितनी है? 1500, 1500। इसी प्रकार से 3 लाख से 4 लाख तक लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों की संख्या 800। 4 लाख से 5 लाख तक की लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों की संख्या 400 और 5 लाख से ऊपर लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों की संख्या कितनी है? 200। इस प्रकार से यदि आप देखें तो उपरोक्त वर्गीकरण में अध्ययन के अंतर्गत लाभ एक विषय है, इसलिए यह आंकड़ों का मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि अध्ययन के अंतर्गत एक विषय, जैसे उपरोक्त उदाहरण में हमने क्या लिया? लाभ, समय के दौरान या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मूल्यों की मान्यता को अपनाता है। जब एक प्रक्रिया में यह विभिन्न मूल्यों को मान्यता देता है तो ये सांख्यिकी में चर कहलाते हैं। इसी प्रकार मात्रात्मक वर्गीकरण भी चरों द्वारा वर्गीकरण कहलाता है।